एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। लूटने के बाद अपराधियों ने डॉक्टर को मार दी गोली, हालत गंभीर। पुराने कर्मी पर फायरिंग करने का आरोप। जल जमाव ने ली एक युवक की जान। दिल दहलाने वाली तस्वीर वायरल होने के बाद हरकत में आया नगर निगम और बिजली विभाग। और बारिश ने शहर को किया पानी पानी, गली मोहल्ले से लेकर डूबे मुख्य बाजार। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक ग्रामीण डॉक्टर को गोली मारकर घायल कर दिया। उनके पीठ पर 2 गोली लगी है। गंभीर हालत में उन्हें शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ऑपरेशन कर गोली तो निकाल दी, लेकिन उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना साहिबगंज ब्लॉक गेट के पीछे की है। वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर डॉक्टर विवेक कुमार का घर है। वहीं पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन शुरू कर दी। घटना स्थल से 2 खोखा बरामद किया गया है। घायल डॉक्टर की बाइक भी घटना स्थल पर ही गिरी मिली। डॉक्टर ने बताया कि साहिबगंज देवरिया रोड में क्लिनिक है। वे मूल रूप से वैशाली जिले के मदरना के रहने वाले हैं, लेकिन कई वर्षों से साहिबगंज में रहकर ग्रामीण डॉक्टर का काम करते हैं। रविवार की रात क्लिनिक बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। घर से 100 मीटर पहले घात लगाकर बैठे बाइक सवार 2 अपराधी पीछे से फायरिंग कर दी। डॉक्टर विवेक का कहना है कि पूर्व के दिनों में उनके क्लिनिक पर एक धनंजय यादव नाम का स्टॉप रहता था। वह क्लिनिक पर आए दिन चोरी करता था, इसी कारण उसे क्लिनिक से हटा दिया गया। इसी रंजिश में आकर धनंजय यादव और उसका भाई विक्की ने उस पर गोली चलाई। इधर साहिबगंज थानेदार ओम प्रकाश का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम क्लिनिक से सब 8 बजे रूम पर जा रहे थे, ठीक है। पानी टंकी के पास धनंजय यादव और विक्की यादव, उसी का रिश्तेदार, पीछे से आया और गोली मार दिया ना। उसके पीछे एक गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, उसका भाई यादव का दीपक यादव, 2 आदमी और था, इसको मैं पहचान नहीं सकता। अच्छा, पीछा भी किया आपका? जी, पीछा उछा भी किया था, रेकी भी किया था? किया होगा। तो ऐसा हल्का बोल्ड बोली कस के? हाँ, किया होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसको गोली मार दिया पीछे से। क्या गोली मारा?
दो गोली। 2 गोली। अच्छा, क्या किस चीज़ का विवाद हुआ था उन लोग का कुछ? वो हमारे पूर्व स्टाफ था अच्छा, आपका स्टाफ था वो? जी। अच्छा, फिर? ये दबा हुआ चोरी करता था, हम्म। 1-2 बार पकड़ा भी गया है, हम्म। फिर डांट उसको लगाया गया, हम्म। ताकि उसको हटा दिया गया है। कब हटाए थे उसको? हटाए हुए 6 महीना हो गया। हाँ, 6 महीना। 6 महीने पहले हटाए थे। क्या चुराया था? हाँ? क्या चुराया था? दबा हुआ दुकान में रहता था, अपना जो है चुरा कर ले जाता था, अच्छा। प्रैक्टिस करता था, बेचता था। उसी का खुन्नस था उसको? जी जी। तो मार देने का इरादा था? हाँ, मारा भी है। वो सोना के चैन था, वो भी ले लिया। अच्छा। पैसा के एडमिशन कराने के लिए पैसा रखे हुए थे, वो भी ले लिया। आप अकेले थे कि कोई था आपके साथ में? अकेले थे। अकेले थे। रात डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक से आवास को जा रहे थे, उसी समय घात लगाकर बैठा हुआ था जो उनका पूर्व में स्टाफ था, और किसी कारण विवाद से तो जान से मारने की नीयत से पीछे से हमला किया और उनको गोली लग गई और गिर गए। गिरने के बाद वो सब फरार हो गए, लेकिन वहाँ ग्रामीण जुट गए और डॉक्टर साहब ने अपने सारे रिलेटिव को, यहाँ तक कि हमको भी, हमारे चचेरा ससुर लगेंगे, हमको भी कॉल किया, सब लोग को किया। वहाँ पर जो भी उनके आसपास के लोग हैं उनको उठाए और ठेला से और किसी गाड़ी के माध्यम से हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर साहब ने वहाँ रेफ़र कर दिए, है ना। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए, और हत्या की नीयत से वो मारा था गोली, लेकिन वो 2 गोली मारा पीठ के बल लगा, और निशाना उसका हत्या की नीयत से ही था, लेकिन वो गिर गया, और गिरने के बाद हम लोग उनको लेके यहाँ आए हैं। रात्रि ऑपरेशन हुआ है, 6.5 घंटा ऑपरेशन हुई है। हम लोग फ़िलहाल मरीज के ठीक होने की स्थिति को देख रहे हैं, और प्रशासन से हम लोग गुजारिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द अपराधी जो है उसको पकड़ा जाए, प्रशासन एक्शन ले। मामला है डॉक्टर विवेक कुमार क्लिनिक किए हुए थे, इसके स्टाफ थे धनंजय यादव, जिसको कि उम्मीद हटा दिए थे, ठीक ना। उसके बाद ये से धनंजय यादव और दीपक कुमार, और साथ में विक्की कुमार। धनंजय यादव और दीपक कुमार दोनों भाई है, साथ मिलकर विक्की कुमार के साथ में आए और एक गोली कांड किया। 2 आदमी अज्ञात था, उनको नहीं पहचान पाए, 2 मोटरसाइकिल पर सवार, और पुलिस जो आगे की कार्रवाई कर रही है। समाचार मिलने के लिए 2 राउंड गोली लगी है, 2 राउंड लगी है। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में नाला निर्माण का काम चल रहा है। सोमवार की सुबह हुई बारिश से स्टेशन रोड में हुए जल जमाव के बीच एक दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जल जमाव में निगम के स्ट्रीट लाइट का तार टूटकर गिर गया था। दिल्ली से दरभंगा के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे कैलाश यादव, उनकी पत्नी शुभकला देवी और 22 वर्षीय बेटा रोहित हमसफर एक्सप्रेस से उतरकर बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड जा रहे थे। सड़क पर जल जमाव के कारण रोहित के माता पिता पानी से अलग हटकर चल रहे थे। रोहित ने जैसे ही पानी में पैर रखा, तेज झटका लगकर दूर नाली में जा गिरा। उसे बचाने मां शुभकला देवी दौड़ी, उन्हें भी करंट लगा। वह भी झटका बर्दाश्त नहीं कर पाई और पानी में गिर पड़ी। फिर कैलाश यादव अपने बेटे और अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे बढ़े, उन्हें भी करंट लगा, लेकिन वह दोबारा संभलकर पहले पत्नी फिर बेटा को पानी से निकाला। बेहोश पड़े बेटे को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही दोनों पति पत्नी दहाड़ मारकर रोने लगे। मां की चित्कार से आसपास मौजूद लोगों की भी आंखों में नमी छा गई। दरअसल ये लोग अपने गांव जा रहे थे, जहां पड़ोस में एक शादी थी। मृतक के पिता ने बताया कि अगले महीने रोहित की भी शादी करने की सोच रहे थे। लड़के वालों से बातचीत भी चल रही थी। लगभग सब कुछ तय था, लेकिन होने कुछ और ही मंजूर था, कहते हुए कैलाश फबक पड़ते थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में रहते थे, रोहित भी साथ रहता था, उनका फूल का कारोबार है। इधर टाउन थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। एएसआई शैलेंद्र कुमार ने बताया कि परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वे लोग शव लेकर दरभंगा चले गए हैं। तो
तो यहाँ पानी था, पानी में मैं आया तो मेरे बच्चे दोनों गिर गया, बीवी और लड़का, तो मैं तो निकल गया। फिर मैं इनको पकड़ने गया तो मेरे को भी उठा कर पटक दिया। फिर भी मैं बीवी को पहले तो खींच ली, बेटा का फिर खींचने गया तो मेरे से बल्ली लाना पड़ गया। तकर बाद में खींच कर तो ऊपर क्या, फिर हॉस्पिटल लाया, मर गया। सब बंदा खत्म हो गया। क्या नाम हुआ? रोहित। पानी में करंट था? हाँ जी, पानी में करंट। क्या उम्र रहा होगा बेटा का? 22 साल का उम्र है। कहाँ से आ रहे थे आप? दिल्ली से। किस गाड़ी से आए हैं? ये हम सफर से। और कहाँ जाना था? दरभंगा। किस गांव? माधोपुर जोपुर। किसकी शादी थी? शादी सर बेटा का था, भतीजा का था। सर सूचना मिली कि एक व्यक्ति का करंट लग गया है, माँ बेटा का, जिसमें जो है से हॉस्पिटल में मैंने भर्ती है बिजली की पानी से। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके के दिघरा में हथियार से लैस अपराधियों ने मुर्गा व्यवसायी से स्कूटी और 5,000 रुपए कैश लूट लिया। बाइक सवार 3 अपराधियों ने पिस्टल के बल पर देर रात वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद एक अपराधी स्कूटी से तो अन्य बाइक से वापस घूमकर कच्ची पक्की की तरफ भागे। पीड़ित संतोष कुमार का मोबाइल भी लूट लिया हुए बदहवास सड़क पर इधर उधर भागने लगे। तभी एक बाइक सवार व्यक्ति उधर से जा रहा था, उसने रुककर पूछा तो पीड़ित ने पूरी घटना से उसे अवगत कराया। तब वे उसी बाइक के सवार के साथ थाना पर जाने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान रास्ते में गश्ती गाड़ी मिल गई। घटना से अवगत होने के बाद पुलिस ने मनियारी थानेदार को सूचना दी। सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने संदेह के आधार पर छापेमारी शुरू कर दी। इसी दौरान मनियारी इलाके से 2 बदमाश को दबोचा गया। उनकी निशानदेही पर लूटी गई स्कूटी बरामद कर ली गई। घटना में जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसे पुलिस ने बरामद कर लिया। फरार तीसरे अपराधी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पीड़ित संतोष कुमार ने बताया कि वे अघोरिया बाजार के रहने वाले हैं। काजी इंडा में उनका पोल्ट्री फार्म है। रात को स्कूटी से वहीं जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 अपराधी पीछे से आए और ओवरटेक कर उन्हें रोका। एक अपराधी ने आकर सिर पर पिस्टल तान दिया, कहा कि शोर मचाओगे तो गोली मार देंगे। धक्का देकर स्कूटी से गिरा दिया, फिर जेब से पर्स और मोबाइल निकाल लिया। स्कूटी लेकर वापस भाग गए। दिघड़ा हनुमान मंदिर के पास, पुल के पास पिस्टल भिड़ा के गाड़ी छीन लिया, पर्स वगैरह सब, मोबाइल सब छीन लिया था। क्या की संख्या में था? 3 आदमी थे। अच्छा, क्या बोल के रोका? आगे से गाड़ी रोक दिया और वहाँ से एक आया, वो माथा पे पिस्टल लगा दिया। एक गाड़ी का चाबी छीनने लगा। मोबाइल 3 आदमी से था। और उसके बाद वो एक आदमी वहाँ से बगल से गुजरा, बोला भागो नहीं तो मार देगा, ये कुछ होगा नहीं। तो मैं सिर छोड़ के वहाँ से भागा, मोबाइल देकर पर्स दे दिया था, मैं भागा वहाँ से। अब वहाँ पर लेके भाग गया गाड़ी? हाँ, वो गाड़ी लेके भाग गया था। किधर भागा? वो हाईवे ही पकड़ के मनियारी? नहीं, मनियारी नहीं, पीछे की ओर, आगे नहीं गया। क्या बजे की घटना है? लगभग 9 बजे के आसपास। रात में? हाँ। आप कहाँ जा रहे थे? हम काजी इंडा फार्म है, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म, मुर्गा का? हाँ। अच्छा, फिर? तो वहीं से फिर एक आदमी चढ़ाया, हमको लेगा कि चलिए कि थाना उना है हुआ कुछ। तो आगे गया तो पुलिस मिला। कुछ दूर जाने के बाद पोल्ट्री फार्म पे आप जा रहे थे? हाँ। अच्छा, उसी दौरान घटना कर दी। हाँ। वो लोग कौन सी थे था? बाइक से था। अपाची बाइक? अब हम पहचाने नहीं, अंधेरा था। 2 आदमी था ना? 3 आदमी था। 3 आदमी। तीनों का चेहरा खुला हुआ था? हाँ, तीनों का चेहरा खुला हुआ? हाँ, चेहरा खुला हुआ था, लेकिन अंधेरा था इसलिए कुछ। और जब हम घबरा गए थे वहाँ, आप घबरा गए? घबरा गए थे। पिस्टल सटा दिया? हाँ, पिस्टल सटा दिया। जो पिस्टल सटाया क्या असली कि नकली? अब वो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। उसके बाद तो घबरा गए, हमको गाड़ी उड़ी छीन लिया। तो जान मारने का पूरा ही कोशिश कर रहा था? हाँ, लगातार जो है, जो संदिग्ध इलाके उन पर जो है निगरानी रखी गई। और इसमें हमारे जो है SHO मनियारी, वो भी अपने क्षेत्र में निगरानी रखे। और बिल्कुल हमारे बॉर्डर पर ही जो है मोहब्बत मुबारक में गाड़ी का लोकेशन मिला और गाड़ी वहाँ से बरामद की गई है। संदिग्ध का भी जो है मोटा मोटी जो है पता चल गया, सत्यापन की जा रही है। अपराधी द्वारा क्या बताया गया था आपको? बताया गया, पहले तो स्पष्ट बता नहीं पा रहे थे कि हाँ घटना क्या घटी। जो लिखित आवेदन दिए, इस पर हम लोग सीधे कार्रवाई करना शुरू कर दिए। उनकी स्कूटी बोले कि 3 आदमी मिल के छीन लिए हैं और नर्स का भय दिखा के, और मोबाइल वगैरह है और कुछ कागजात वगैरह था, कुछ पैसे वगैरह भी थे। स्कूटी बरामद हो चुकी है और जो भी संभावना जिस गाड़ी से घटना की गई वो भी बरामद हो चुकी है। हथियार पर भी मिली है? नहीं, था नहीं मिली। जो ये तो बता रहे कि पिस्टल वगैरह सटा के हम लोग उस पर लगे हुए हैं, मिलेगा तो आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनकी गिरफ्तारी, सत्यापन गिरफ्तारी होगी।
मुजफ्फरपुर में सोमवार की अहले सुबह हुई कुछ देर की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया। स्टेशन रोड में तो बड़ा हादसा भी हो गया। कल्याणी मोती झील तिलक मैदान रोड में तो लगा जैसे बाढ़ ही आ गया हो। स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे नाला निर्माण कार्य से स्थिति और भयावह हो गया। जगह जगह खोद दिए गए गड्ढे में पानी भर जाने से लोगों को सड़क और गड्ढे में अंतर समझ ही नहीं आ रहा है। गड्ढे में गिरकर लोग जख्मी हो रहे हैं। नगर निगम की सारे दावे की पोल खुल गई। लोगों की गाड़ियां भी खराब हो रही है। नाला निर्माण के बाद भविष्य में भले ही लोगों को राहत मिले, लेकिन अभी जो शहर की नारकीय स्थिति बन गई है उससे निजात पाना मुश्किल लग रहा है। इस पर निगम के सभी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। तो ड्यूटी पे जा रहे हैं। हाँ, पूरा पानी लगा हुआ है। मोती झील में पूरा पानी लगा हुआ है। नाला कल तो हम गिर गए हैं। हाँ, न चोट हल्का सा लगा था, बाकी आदमी निकाल दिया था। शहर का स्थिति पूरा नाला का तो वही दशा है। कौन गली कुची सब कौन बचा हुआ, सब तो वही गली दशा है। बहुत बुरा हाल है भैया, बहुत बुरा हाल। इतना बुरा हाल हम 2 साल में नहीं देखे। लॉकडाउन भी था, उतना बुरा हाल नहीं था जो अभी बुरा हाल है। कोई गिर रहा है, आपके सामने में कोई गिर रहा है। कोई अभी बाइक गिर गया, 4 जगह और वहाँ फटा हुआ है। और उसमें क्या कहेगा गवर्नमेंट को? हाँ, पूरे से परेशानी है। नगर निगम काम करता है कि नगर निगम कोई काम नहीं है। सोमवार को मेयर राकेश कुमार पिंटू ने शहर के नालों और जल भराव वाले स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलमबाग चौक के नजदीक निर्माणाधीन कलवर्ट निर्माण के कारण जाम होने के कारण कई इलाकों में जल जमाव की समस्या देखने के बाद मेयर ने मौके पर ही निगम कर्मचारियों को बुलाकर जेसीबी की मदद से कलवर्ट खुलवाया ताकि नाले में पानी का बहाव बना रहे। मेयर ने सिटी मैनेजर को नाले की 100% सफाई करवाने का निर्देश दिया। साथ ही जिन स्थानों पर जल जमाव होता है वहां पर पंप सेट के माध्यम से निकासी कराने का निर्देश दिया। नालों के निरीक्षण के लिए मेयर सबसे पहले आम गोला के नजदीक पहुंचे। वहां उन्होंने नालों की सफाई की वास्तविक स्थिति जांची। यहां पर नाले साफ मिले, आपस में कनेक्ट नहीं होने के कारण कई इलाके जलमग्न दिखे। मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि मानसून पूर्व सभी नालों और कलवर्ट की सफाई करने का पूर्व से उन्हें निर्देश दे रखा था। आज वह खुद शहर भ्रमण कर नालों की सफाई के लिए निरीक्षण किया। जी बिल्कुल, जहाँ भी हम गए हैं वहाँ देखे जल जमाव है। जगह जैसे आम गोला गुमटी के पास में और अघोड़िया बाज़ार चौक पर, वहाँ पर अघोड़िया बाज़ार चौक पर जो नाला कलवर्ट है वो काफ़ी छोटा मुंह हो गया है, जिसके कारण पानी का दबाव इधर से इतना है कि उस होकर के नहीं निकल रहा है। हम तुरंत सिटी मैनेजर को बोले हैं कि वहाँ पर ये जल्दी से सुपर सकर से साफ़ करवाइए और उसके आगे जो मोटा मोटा स्लैब ढाला हुआ है उसको हटा करके पूरा साफ़ करवाइए ताकि पानी तेज़ी से निकले। और मुक्तिनाथ मंदिर के पास में भी जो बिजली ऑफिस का गेट है वहाँ भी कलवर्ट जाम है, जिस कारण वहाँ से भी पानी का जल जमाव के कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। तो इसके लिए भी दिशा निर्देश सिटी मैनेजर को दिया गया है। नालों की सफाई जो कहा जा रहा था मानसून पूर्व कर लिया जाएगा, आज की बारिश में आप खुद निकले हैं, आपको क्या लगता है काम हुआ? बिल्कुल मैं खुद निकला हूँ। निश्चित तौर से कुछ एरिया में जल जमाव नहीं था, लेकिन जहाँ एक्चुअली हम लोग का नाला जो है कनेक्ट नहीं किया है जगह जगह। आउटलेट जो है शहर के बाहर जो आउटलेट जा रही है उसको सही ढंग से कनेक्ट नहीं होने के कारण शहर के पानी की निकासी नहीं हो रही है। जब तक वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा तब तक जल जमाव की समस्या रहेगी। इसके लिए हमने सिटी मैनेजर और नगर आयुक्त को भी बोला है कि आप पहले शहर के बाहर जो नाला जाता है, जो पानी शहर से आउटलेट होकर के शहर के बाहर फर्दों में जाता है, उसकी सफाई ज़रूर करवाइए। फर्दों नाला की सफाई तो हुई है, जिसके कारण कुछ जल जमाव वगैरह नहीं लगा है, जिससे आपको कलमबाग चौक पर आपका जल जमाव का स्थिति नहीं रहा। और यहाँ पर जो कलमबाग रोड में जो रेमंड शोरूम है वहाँ पर कलवर्ट का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण आपको वार्ड नंबर 25 में पानी का जल जमाव था, वो भी हमने वहाँ पर मंदिर के पास में उसको खुलवाया है, जिसके कारण पानी भी जल्द से निकल रहा है वहाँ तेजी।
मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक वहसी पिता ने अपने 12 साल की मासूम बेटी को हवस का शिकार बना लिया, उसके साथ रेप किया। पीड़ित बच्ची ने इसकी जानकारी अपने मां को दी। महिला ने समाज के लोगों को बताया। सबने उन्हें सलाह दिया कि थाना जाकर एफआईआर करवाओ। वह कटरा थाना में अपने पति अजय सैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। इधर बच्ची का मेडिकल जांच कराया गया है। सोमवार को उसका कोर्ट में 164 का बयान भी दर्ज कराया गया। कटरा थाना के एसआई रघुवीर सिंह ने बताया कि उसकी मां ने एफआईआर दर्ज कराया है, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बच्ची का मेडिकल कराया गया है, रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पीड़ित बच्ची से पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की। उसने पुलिस के समक्ष कहा कि पापा ने उसके साथ गंदा काम किया है, वो हमेशा उसके साथ छेड़छाड़ करते थे। वहीं उसकी मां ने कहा कि उसके पति की गंदी नज़र बहुत पहले ही उसके बच्ची पर थी। मौका मिलते ही उसने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी किया। पूरे बात है जे वो कहे छे घर से निकलेला, अगर माँ बाप और भाई सब मिलकर जे उसको बिलगा दो, हम दूसरे बीवी खरीद को ला देंगे। तो हम नहीं निकलते हैं ना, तो बोलते हैं जी ऐसे हरकत करेंगे ना तो अपने भागेंगे। तो बच्ची के साथ गलत काम करता है, छेड़छाड़ करता है उसको पापा। छेड़छाड़ करता है, जो किए हैं वो लड़की ही बता रही है। हम नहीं। क्या किया तो उस दिन क्या हुआ था, क्या बताइए। 6 तारीख को तो बता रही है कि हमारे साथ गलत काम किया हुआ। अच्छा, कौन? पिताजी जी। फिर उसके बाद हमें लोगों ने, गांव समाज सब बोले जे जाओ थाना पे। गांव समाज सब बोले कि थाना पे जाओ, तो हमने नहीं आ रही थी थाना पे। फिर इसने मार के हमको बिलगाया घर से, जाओ थाना पे जाओ, थाना बाप यहाँ जाओ, फन्ना यहाँ जाओ। तो हम चले आए 6 तारीख को शाम को। जेल चली गए? जी परसों। क्या चाहती हैं? न्याय चाहती हैं? बताइए। अब ये न्याय जो है वही देखिए क्या होता है। मामला था कि लड़की के मम्मी जो बादनी है केस का, थाना पर आई थी कि हमारे बच्ची के साथ हमारे पति बलात्कार किए हैं। उसके लिखित आवेदन के आधार पर कान किया गया और प्राथमिकी अभियुक्त बादनी के पति को गिरफ्तार कर थाना पर लाया गया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अजय सहनी, पिता श्री नंदन सहनी, ग्राम नवादा, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और आज लड़की को 164 का बयान कराया जा रहा है। कितने वर्ष की लड़की? 12 वर्ष की। लड़की क्या बता रही है? लड़की बता रही है कि हमारे साथ घटना घटी है। पिता के द्वारा। आगे की कार्रवाई मेडिकल कल करवा दिए है, लेकिन रिपोर्ट अब प्राप्त है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सोमवार को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने अपने आवास पर जन समस्याओं का सुनवाई करने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारी, स्टाफ और सीओ की कमी के कारण भूमाफियाओं का बहुत बड़ा रैकेट कायम हो गया है। उसी को समाप्त करने की दिशा में बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रदेश में कार्यरत हल्का कर्मचारी और अमीन का स्टेट कैडर बनाया गया है, जिसे कैबिनेट ने पास भी कर दिया है। वो जून से प्रभावी होगा। अब कर्मचारी और अमीन का दूसरे जिला ही नहीं बल्कि दूसरे प्रमंडल में भी ट्रांसफर होगा। वो वहां रहकर काम करेंगे। इससे आम जनता का काम आसानी से हो सकेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंचल कार्यालय में कार्यरत सीओ के अलावा बीपीएससी से बहाल राजस्व अधिकारी को भी अधिकार प्राप्त होगा। दोनों के बीच काम का बंटवारा होने से आम जनता के काम में सहूलियत होगी। भू माफियाओं पर ही नकेल कसने की कवायद की जा रही है और भू माफिया पर नकेल कसने में सफल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सफल हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा रैकेट बन चुका है। विगत कुछ दिनों के कारण कर्मचारियों की कमी, स्टाफों की कमी, सीओ की कमी रहने के कारण काफ़ी अवैध लोगों के हाथ में यह कागज पत्र चला गया है। लेकिन विभाग ने डिजिटल जो किया है, सारी बीमारियां पकड़ा रही है। आने वाला सर्वे हो जाएगा। सर्वे ज्यों ही समाप्त होगा, सर्वे ज्यों ही पूरा हो जाएगा तो 80% बीमारी समाप्त हो जाएगी। कि अभी एक जनता के सुविधा के लिए और व्यवस्था बनाई गई है जो कैबिनेट से पास हो गया है। स्टेट कैडर कर्मचारी होंगे। पहले जो कर्मचारी अपने ही जिला में नियुक्ति होता था और अपने ही जिला में वो रिटायर करते थे, जिसका बहुत भारी इस विभाग में जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, इन्हीं कर्मचारियों के कारण बनी हुई है। ये कर्मचारी
अब बोचहा में इनका घर है, अब बगल गाय घाट में ड्यूटी कर रहे हैं और आजीवन यही रह गई है। डिप्रेशन करा लिए, ट्रांसफ़र तो इनको जिला में होना है साहेबगंज, तो साहेबगंज से फिर डिप्रेशन पर आ गया, बोचहा के बदला और आई चले गया। तो इस तरह से ये कर्मचारी एक जगह 30 से 35 साल यानी पूरे शहर को छान देता है और उस कर्मचारी को पता है कि ज़मीन में कहाँ कौन व्यक्ति रहता है नहीं रहता है, और सारे गड़बड़ियों का राज कर्मचारी, और कर्मचारी के पीछे अटॉर्नी था। तो हमने आदेश दिया विभाग को, कैबिनेट से पास भी हुआ है और निश्चित रूप से ये भी जून से इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी और अमीन स्टेट कैडर के होंगे और उनका तबादला, उनका बदली अब जिला के अंदर नहीं, जिला से बाहर। और हमारा विचार है कि कमिश्नरी से भी बाहर जो व्यक्ति अगर मुजफ्फरपुर कमिश्नरी का व्यक्ति है उसको जाना होगा पूर्णिया कमिश्नरी में, पूर्णिया वाले को जाना होगा गया कमिश्नरी में, गया वाले को जाना होगा, जितना सुदूर इलाका होगा उस जगह भेजेंगे और उनको जाकर के वहाँ रह के काम करना होगा। क्योंकि आम जनता का शिकायत आता है कि कर्मचारी भेंट नहीं होते हैं, तो वो घर में छुप के जो रहते हैं अब किराया लेके वहाँ रहेंगे, वहाँ कर्मचारी भेंट होगा। और इसके साथ साथ अमीन को भी कर्मचारी का काम देंगे, उसको भी एक ज्वाइंट कैडर बना दिए हैं। ज्वाइंट कैडर बनाने के बाद उसको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के पश्चात अमीन भी कर्मचारी का काम करेगा, क्योंकि अमीन के पास कुछ दिनों के बाद काम कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि ईटीएस मशीन की खरीदारी हो रही है। ईटीएस मशीन से जमीन का नापी जो भर दिन लगता है वो 1 घंटा 2 घंटा में एक नापी हो जाएगा। तो मेरे सरप्लस अमीन जो बैठे रहेंगे उनको ज्वाइंट कैडर बना के ट्रांसफ़र भी करेंगे और ज्वाइंट कैडर बना करके उनसे दाखिल खारिज भी करवाएंगे, जिससे कि समस्या का निदान जनता का जल्दी होगा। और ऐसे 4353 कर्मचारी हमारे नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। 1767 अमीन भी पास कर गए हैं, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय होगा हाई कोर्ट का उसको मान्य है। अगर वो बहाल हो जाते हैं तो जल्द सुविधा मिल जाएगा, नहीं बहाल होता है तो नया वैकेंसी। काम क्या हो रहा है? पहले सब ऑफलाइन काम था, अब ऑनलाइन काम हो रहा है। ऑनलाइन काम होने के कारण लोगों में जिज्ञासा बढ़ा है, लोगों को त्रुटियां मालूम पड़ना शुरू हो गया है। जो फर्जी भूमाफिया थे वैसे भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए जो व्यवस्था बनी है, जो सरकार का ज़मीन हो, जमींदारी ज़मीन हो, ट्रस्ट की ज़मीन हो, कोई किसी भी तरह का ज़मीन था, चाहे धार्मिक न्यास का ज़मीन हो, जो बड़े पैमाने पर बेईमानी करके अपने नाम पर चढ़ा के रखे थे, वैसे समस्या उभर के आ रहा है। तो काम का लोड बढ़ा है, काम का लोड और बढ़ेगा। तो विभाग ने ये तय किया है और हमने स्पष्ट आदेश दिया है, जो लागू भी हो जाएगा जून के बाद, कि जहाँ पर हमारे बीपीएससी अधिकारी 2 हैं, राजस्व अधिकारी, एक प्रभारी अंचलाधिकारी बन के काम कर रहे हैं और दूसरा एक आरओ है, रेवेन्यू अफसर, जो सीआई का काम करते हैं। तो अब हमने तय किया है कि उस सीआई को, जो रेवेन्यू अफसर जो भी हमने डिप्यूट किया, बीपीएससी के अधिकारी हैं, नौजवान हैं, एक्टिव हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो काम को करना चाहते हैं, तो उनको सहयोग करके और काम का और भार दे करके कि और काम जनता का आसान कैसे हो, इसके लिए हमने तय किया है कि जहाँ भी हमारे अंचल में जो बड़े अंचल हैं, 10 पंचायत से लेकर 15 पंचायत से ऊपर जितने भी अंचल हैं, हल्का है, जैसे कुरहनी 39 है, औराई हमारा 26 है और जगह 33 पंचायत है, तो इन सब जगहों पर 2 अंचलाधिकारी का प्रभार दिया जाए। जैसे वो आरओ भी रहेंगे और अंचलाधिकारी भी रहेंगे। इससे क्या होगा कि उनको एक स्टेप घटेगा और काम फटाक से हो जाएगा, क्योंकि वही आरओ 10 पंचायत का, 20 पंचायत का, 15 पंचायत का सीओ भी बन जाएगा। जो सीओ हैं वो ऑलरेडी सीओ रहेंगे, उसमें से उनका आय, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, उसका डोंगल है, इनका दाखिल खारिज करने के लिए इनको अधिकार दिया जाएगा, एलपीसी का अधिकार दिया जाएगा। तो आम जनता का जो काम है फटाफट होगा और वो 10 पंचायत, 15 पंचायत, 20 पंचायत हल्का जब बढ़ जाएगा तो वहाँ 2 अधिकारी हो जाएंगे, उनको दूसरी गाड़ी भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। रविवार को हुए बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद छात्रों और छात्र नेताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने से छात्र सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर में विभिन्न छात्र संगठनों ने अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में एलएस कॉलेज में छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीपीएससी के चेयरमैन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि बिहार सरकार लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसे छात्रों का कोई परवाह नहीं। जिस तरह से बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, यह पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया। हम मांग करते हैं कि इससे जो भी लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज का प्रोटेस्ट यह था कि बीपीएससी में बिहार का इतना बड़ा प्रतिष्ठित एग्जाम होता है, जिसमें आम छात्र बहुत मेहनत करके कोचिंग पढ़ा के, मतलब जैसे हो वैसे
कठिन परिश्रम करके और सेंटर पर जाते हैं एग्जाम देने, और वहाँ अचानक पता चलता है कि किसी गुप्त तरीके से अलग रूम में बैठा करके और एग्जाम लिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि ज़रा आम छात्र के बीच में उतरकर उनको न्याय दीजिए। ये आम छात्र तैयारी करेंगे या चोरी करेंगे? वो तो खुद चोरी करने के लिए विवश कर रहे हैं आम छात्र को। अगर नहीं विवश करते रहते तो आज वहाँ पर जो धांधली हुआ है आरा में, वैसा धांधली नहीं देखने को मिलता। ऐसे मैंने इससे लागू होता है कि हम लोग क्या करें। हम आम छात्र हैं, अब उन्हीं को दिशा निर्देश दे कि हम लोग क्या करें। इसलिए हम लोग पुतला दहन किए हैं उनके खिलाफ में कि आज के बाद ऐसा प्रतिष्ठित एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में इस तरीक़ा से नहीं होना चाहिए। ये पूरे देश में सोचने का विषय है। जो आखिर छात्र पढ़कर इतना मेहनत करके जा रहे हैं, क्वेश्चन लीकेज पर लीकेज हो जा रहा है, कभी BPSC के तो कभी बिहार SSC के। अभी SSC में भी पिछले बार जो पटना में जो क्वेश्चन लीक हुआ था या अवैध तरीके से बहाली किया गया था, उसमें कई एक लोग फंसे हुए थे। तो हमको ये बताएं कि ये BPSC का परीक्षा कब लेंगे, और जो छात्र यहाँ से एग्जाम देने जाते हैं हज़ारों हज़ार रुपया लगा करके, वो छात्र का उनका फी माफ़ करना होगा। और एग्जाम के नाम पर जो धांधली करते हैं, ऐसा धांधली नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग सभी छात्र एकजुट हुए हैं और इसके खिलाफ अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा फिर आंदोलन करेंगे। वहीं बिहार सरकार मुर्दाबाद, BPSC सचिव को बर्खास्त करो, BPSC अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे नारे के साथ सोमवार को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बिहार विश्वविद्यालय में आक्रोश मार्च निकाल BPSC के चेयरमैन का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोश मार्च में विद्यार्थी परिषद का झंडा एवं हाथ में नारे लिखे हुए पोस्टर को लेकर विद्यार्थी परिषद ने कार्यकर्ताओं ने अभ्यर्थियों के लिए न्याय की मांग की। साथ ही तत्काल BPSC के सचिव को बर्खास्त करने, उस जिले के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने एवं पुनः जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करने की मांग की। हमारे BPSC की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें आप तो जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में परीक्षा का जो समय था उससे आधा घंटा पहले प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है और कई छात्रों से पैसा का डिमांड किया गया और एक सिंडिकेट के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से उसको वायरल किया गया। तो हम चाहते हैं परीक्षा रद्द हो गई। कई छात्र करीब 500-500 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर के दूर से अपने परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने आए थे, तो उनको काफ़ी दिक्कत हुआ। और इससे वो होता है कि बिहार सरकार की जो शिक्षा नीति है वो स्पष्ट रूप से क्लियर होती है कि किस प्रकार की शिक्षा नीति एकदम भ्रष्ट हो गई है। और हम ये डिमांड करते हैं कि परीक्षा की तिथि जो है वो जल्द से जल्द उसका घोषणा करना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी के थ्रू एग्ज़ाम का नया होना चाहिए, एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए और जो दोषी उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आज उसको लेके BPSC के जो चेयरमैन हैं उनका आज पुतला दहन किया गया है अपना विद्यार्थी परिषद बिहार विश्वविद्यालय द्वारा। चित्रगुप्त एसोसिएशन चुनाव के सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हो रही है। कार्यकारिणी के कुल 10 पदों के लिए 60 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसकी किस्मत का फैसला मतगणना संपन्न होने के बाद हो जाएगी। 10 पदों के लिए लगभग 2651 वोटरों ने मतगणना किया था। 10 मई को विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी त्रिलोकी प्रसाद वर्मा ने बताया कि आज 11 बजे से मतगणना शुरू हुई है। लगभग आधे वोटों की गिनती हो चुकी है। मतगणना को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चित्रगुप्त एसोसिएशन की तरफ से पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई थी। पुलिस बल की भी तैनाती हुई है। वहीं एसोसिएशन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम है। काउंटिंग का वीडियोग्राफी कराया जा रहा है। बाद में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए, इसे देखते हुए सभी प्रत्याशियों को मतगणना से संबंधित जानकारी दी जा चुकी है। जी, सुबह से मतगणना जारी है, बताया जाए। 11 बजे से मतगणना कार्रवाई शुरू हुई है। सारी व्यवस्था वगैरह करने में समय लग रहा है और 1 बजे के बाद गणना के काम। कब तक अभी क्या रिजल्ट है? गणना की जिस रफ्तार से या जिस तरह से हो रही है, मैं समझता हूँ कि रात हो जाए। अच्छा, लेट होने के कारण क्या है? लेट होने के कारण कैंडिडेट 60 कैंडिडेट का, तो हर बैलेट पेपर में 60 कैंडिडेट का नाम है, तो उसको 60 सीट पर लिखना पड़ता है और इसलिए समय लग रहा है। क्या परिचय हुआ? सो
सोमवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बिहार के द्वारा बालूघाट सीकेडी टावर स्थित एक निजी सभागार में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि साहिबगंज विधायक राजू सिंह, महनार के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह, कोमल सिंह, सेना के युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरनाथ सिंह सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित किया। साहिबगंज विधायक राजू सिंह ने कहा कि हम लोग अपने पूर्वजों को याद करके काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उस स्कूल में पैदा लिए हैं जिस स्कूल में ऐसे ऐसे महान विभूति पैदा लिए थे। मौके पर सेना के जिला अध्यक्ष अमित सिंह, मीडिया प्रभारी आकाश सिंह राजपूत, राजा सिंह, सन्नी सिंह सहित सैकड़ों करणी सेना के सदस्य मौजूद रहे। नहीं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में महाराणा के किए हुए कार्यों का व्याख्यान हुआ यहाँ पे, और हम लोग अपने पूर्वजों को याद करके और आज काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम स्कूल में पैदा लिए हैं जिस स्कूल में ऐसे ऐसे महान विभूति पैदा लिए थे। क्षत्रिय समाज में एकता नहीं देखने को मिलता है। एक शुरुआत हुई है। हमें राष्ट्रीय करणी सेना के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने एकजुट करने का काम शुरुआत किया है और शुरुआत हुई है, इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। राजनीति में भागीदारी से नहीं मिल पाता। राजनीति में भागीदारी, देखिए हम लोग तो भागीदारी देने वाले लोगों में से थे, लेकिन आज ऐसा समय है राजनीतिक भागीदारी लेने की, तो हम लोग हक मांगते नहीं है, अपना हक छीन लेते हैं। मेरा इतिहास कहता है। देखिए, करणी सेना के माध्यम से महाराणा प्रताप के जयंती समारोह या शौर्य दिवस मनाया गया। इसका न्योता मिला तो महाराणा प्रताप के शौर्य दिवस और महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान के कारण आज भारत की अस्मिता बची हुई है और फिर से हम गौरवशाली भारत का निर्माण करें, स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। और आज इस जो भारत में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विदेशी पूंजीपति, निजीकरण और देश जो आर्थिक गुलामी के दलहीज पर खड़ा है, जिसका प्रतिफल है कि महंगाई बढ़ रहा है और जितने जो संस्थान हैं सबका निजीकरण, बैंक का निजीकरण, LIC का निजीकरण, जो सरकारी ज़मीन है उसका निजीकरण, रेल का निजीकरण, जो एरोप्लेन है उसको बिक्री किया जा रहा है, आपका गेस्ट हाउस जो है वो लीज पर मॉर्गेनाइजेशन पर दिया जा रहा है और उसका एक सेकंड में अदानी अंबानी को 20 लाख रुपया मुनाफा होता है और दूसरी तरफ जो कोरोना से पीड़ित है उसको जो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है और जो 85 घराना विदेश पूंजीपति है वो कोरोना काल में इंग्लैंड में इलाज करा रहे हैं और इंग्लैंड का जब प्रधानमंत्री आता है तो सीधा अदानी के दफ्तर में जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण की स्थिति में है। इसे महाराणा प्रताप और अपने पूर्वजों के त्याग और बलिदान के लेके समाज के सब वर्गों को जोड़ के, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, अगला हो, पिछड़ा हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, सबको मिला के महाराणा के विचार और आदर्श के आधार पर भारत माता को खड़ा करना और फिर से स्वर्णिम भविष्य के निर्माण करने के संकल्प के लिए ये मुजफ्फरपुर की क्रांतिकारी धरती है। जब जब मुजफ्फरपुर आगरा लिया है तो बिहार और देश में परिवर्तन हुआ। राष्ट्र के गौरव मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती पर सोमवार को शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में महाराणा प्रताप सेवा संस्थान की ओर से जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा संस्थान के संरक्षक लाल बाबू, वरिष्ठ सदस्य इंजीनियर सोहन प्रसाद सिंह सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। संस्थान के संरक्षक लाल बाबू सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप जंगलों में रहना पसंद किए, लेकिन मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। सिसोदिया वंश के राजपूत राजवंश के राजा, इनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। आज हम लोग महाराणा प्रताप जी के जन्म तिथि को मनाने आए हैं। मनाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने और दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्पित राजवाड़े के नेता थे। उन्होंने मेवाड़ के रक्षा के लिए अकबर के अधीनता को स्वीकार नहीं किया और अकबर से सतत लड़ते रहे। महाराणा प्रताप की ऊंचाई 7 फीट थी, 7 फीट 5 इंच थी। महाराणा प्रताप 208 केजी के 2 तलवारें रखा करते थे, 80 केजी के भाला
और 56 kg के कुंडल को पहनते थे। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय साथी प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, जो 11 फीट लंबा था और पीले रंग का था। महाराणा प्रताप के इशारा और उनके से पहले चेतक जो है सो वह काम कर देता था। एक बार की बात है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध अकबर के साथ उनका हुआ, उस समय एक नदी जो कि 28 फीट लंबी थी उसको पार करना था। जब तक महाराणा प्रताप सोचते रहे तब तक चेतक जो है घायल अवस्था में उस पार चला गया। तो चेतक उनका परम प्रिय मित्र था, साथी था, रखवाला था। महाराणा प्रताप अकबर की स्वाधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किए। मात्र उनके पास 2400 घुड़सवार तीरधारी धनुषधारी सैनिक थे, जबकि अकबर के पास 2 लाख सैनिक था। फिर भी उन्होंने अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया और सतत मेवाड़ की रक्षा के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए वो सतत लड़ाई जारी रखे। आज से 500 साल पहले हमारे देश पर विदेशी हमलावरों का हमला हुआ। उसी समय एक हमारे बीच वीर क्रांतिकारी महाराणा प्रताप का उदय हुआ, जन्म हुआ 9 मई 1540 राजस्थान के कुंभकगढ़ दुर्ग में हुआ। इनकी माँ पिता उदय सिंह थे। महारानी जयवंती के ये प्रथम संतान हुए। एक बार जब मुगलों का फौज 1 लाख हमला किया इनके दुर्ग पर, तो उस समय सैनिकों के द्वारा कहा गया कि वो 1 लाख के तादाद में हमला कर दिए हैं। जहांगीर का फौज ने हमला किया और हमारे पास सिर्फ 15,000 ही फौज है, हम कैसे मुकाबला करेंगे। महाराणा प्रताप ने कहा मैं अकेला 1 लाख फौज को देखूंगा और आप 15,000 हो तो 1 लाख 15,000 हुए। इस फौज का मुकाबला तो हम बड़े आसानी से करेंगे और इनको अपने देश से चहेट देंगे। तो इस तरह से कई एक बार हमलावरों ने हमला किया और इनके साहस और वीरता के कारण वो परास्त होते चले गए। इससे हम लोगों को ये सबक मिलता है कि हमारे बीच भी ऐसे नौजवान हों, ऐसे पुरुष हों जो जब भी देश पर कोई संकट आवे तो इसी दृढ़ निश्चय के बदौलत वो कोई भी हमलावर हो उसको हम लोग देश से हटा दें। महान देशभक्त स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की 156वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा स्वर्णिम कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, कला केंद्र के संस्थापिका उषा किरण श्रीवास्तव, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, मार्गदर्शक कहे जाने वाले गोखले के प्रेरणा से ही महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन चलाए। राष्ट्र गोखले के योगदान को कभी भूल नहीं सकता। गोपाल कृष्ण गोखले की भी जयंती शहीद स्मारक पर हम लोगों ने सुबह में आयोजित किया था। कहा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और उनका मार्गदर्शक थे। समय पर महात्मा गांधी उनसे राय मशविरा लिया करते थे और अहिंसात्मक आंदोलन की प्रेरणा भी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली। आज हम सब ऐसे महामानव, ऐसे महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को भी सत सत नमन करते हैं। जय भारत, जय महाराणा प्रताप, जय गोपाल कृष्ण। सोमवार को जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र और ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चिरोप्रैक्टिक कैंप का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आईडी झा, मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, प्राचार्य डॉक्टर संजय, जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के सचिव सुमित कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में लगभग 100 लोगों का इलाज किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हड्डी, नस, रीढ़ और जॉइंट रोग जैसे कमर दर्द,
साइटिका, गर्दन दर्द, घुटने का दर्द, कंधे का दर्द या जाम होना, स्लिप डिस्क, चक्कर आना, सर दर्द, रीढ़ की समस्या, केहूनी का दर्द से परेशान लोगों ने निःशुल्क इलाज किया। आज जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र की ओर से निःशुल्क क्रियोप्रैक्टिक कैंप हो रहा है। इसके अंतर्गत घुटने दर्द, कमर दर्द, स्पाइनल संबंधित जो भी दर्द होते हैं उसके निवारण के लिए इलाज हो रहे हैं। और पटना के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो आए हैं। अभी 100 से प्लस रजिस्ट्रेशन है। 30-35 लोगों का अब तक इलाज हो गया है। किस तरह से इलाज कर रहे हैं? दवा ये कैरोप्रैक्टिक एक दवा नहीं है, यह एक ऐसा पद्धति है जिसमें जिस कारण से दर्द हो रहे हैं उस कारण का निवारण किया जा रहा है कैरोप्रैक्टिक के माध्यम से। आज की खबर में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।